नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकोफिन। दोस्तों, इस वीडियो में फिर से हम एक नए स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिसको मैंने सिलेक्ट किया है और उस पर मैं अपने ओपिनियन रखने वाला हूं। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप भी अपने ओपिनियन रख सकते हैं ताकि मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिले और इस वीडियो के माध्यम से हम सब तो कुछ सीखने वाले हैं ही। तो सबसे पहले हम लोग मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड के कुछ फंडामेंटल रेशियोज़ को देखेंगे और ये रेशियोज़ हम लोग इसलिए देखते हैं कि जब भी कोई अच्छे स्टॉक्स में हमें निवेश करना होता है तो हम लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। तो लंबे समय के निवेश करने के लिए उस कंपनी के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हम लोग पहले उसके बारे में जानते हैं कि उसका इंजन कैसा है, वो कैसा सर्विस देता है, उसके कंपनी का सर्विस कैसा है, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। उसके पार्ट्स फाइबर्स के बने हैं या फिर लोहे के बने हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं जब भी हम कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं। तो जस्ट लाइक हम यहाँ पर शेयर खरीदने की बात कर रहे हैं किसी कंपनी का, तो किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने का मतलब है कि हम उस कंपनी में एज ए पार्टनर इन करने वाले हैं। तो जब भी हम किसी के साथ काम करते हैं तो उस काम की समीक्षा करनी काफ़ी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड का हम लोग फंडामेंटल रेशियोज़ देखेंगे। तो ये रेशियोज़ इसलिए देखने ज़रूरी होते हैं ताकि ये रेशियोज़ हमें बताते हैं कि मैं किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ किस प्रकार का है और आगे आने वाले समय में किस प्रकार का रहने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैनकाइंड फार्मा के कुछ फाइनेंशियल रेशियोज़ यहाँ पर खुले हुए हैं, उसको मैं संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये है मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड और उसका करंट मार्केट प्राइस जो है 2681 रुपये चल रहा है। मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड में आप चाहें तो बीएसई में भी निवेश कर सकते हैं या फिर एनएसई में ही निवेश कर सकते हैं। दोनों ही एक्सचेंज पे ये लिस्टेड है और दोनों ही एक्सचेंज में से किसी भी एक्सचेंज में हम इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 1,07,401 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। और वहीं 52 वीक हाई लो की अगर हम बात करें तो हाई है 2839 का और लो है 1733 का। वहीं स्टॉक पी की अगर हम बात करें तो 57.3 है और बुक वैल्यू जो है वो 240 है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कंपनी अभी डिविडेंड नहीं दे रही है, ये बिल्कुल 0% आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वहीं रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसी की हम बात करें तो 24.6% है और आरओई जो है वो 19.7% है। तो यहाँ आरओसी और आरओई अच्छा खासा दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो ये इस कंपनी के लिए गुड साइन है। फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो 1 है। वहीं पर अगर डेप्ट की हम बात करें तो करीब करीब ये कंपनी डेप्ट फ्री है, कर्ज इस कंपनी पर ना के बराबर है। थोड़ी सी कर्ज है तो वो 8.56 करोड़ है और इतना कम कर्ज है कि इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल ज़ीरो है। वहीं अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग्स देखने वाले लोगों के लिए भी ये एक अच्छी खबर है कि इसके प्रमोटर होल्डिंग्स भी 74.9 है, यानी कि लगभग 75% के पास है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की हम बात करें तो 18.5% है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 25.1% है। वहीं जहां हम देख पा रहे थे कि इनके ऊपर कर्ज बिल्कुल ना के बराबर है, वैसे ही इनका एक भी शेयर कहीं पर भी गिरवी रखा हुआ नहीं है। बिल्कुल प्लेज परसेंटेज की अगर हम बात करें तो बिल्कुल 0% है। वहीं अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की हम बात करें तो 40.1 करोड़ है। तो यहाँ पर कुछ फंडामेंटल रेशियोज हमने देख लिया है और अब उसके बाद हम लोग मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड का सालाना यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, जहां पर खास तौर पर हम लोग तीन चीज़ देखेंगे, सेल्स देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे और नेट प्रॉफिट देखेंगे। उसके बाद हम लोग चार्ट पर चलेंगे, क्योंकि जब भी हम स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं तो उस स्टॉक में कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, शॉर्ट टर्म में करनी है, लॉन्ग टर्म में करनी है या मिड टर्म में करनी है, तीनों टर्म पर हम तभी फैसला ले पाते हैं जब हम चार्ट को रीड करते हैं। तो चार्ट को रीड करने से हमें जो दो फायदे मिलते हैं वो होते हैं, एक हमें रेजिस्टेंस का पता चलता है, दूसरा हमें सपोर्ट लेवल का पता चलता है। और ये दोनों चीज़ें जो है, ये दोनों लेवल जो हैं वो अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग तरीके से काम करता है। जहां सबसे अच्छा काम इनका देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म में। जब हम किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए प्रवेश करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए उसमें निवेश करते हैं, तो लंबे समय के लिए हमें अपने गाढ़ी कमाई का कुछ हिस्सा उसमें झोंक देना होता है, उसमें
उसको दे देना पड़ता है और उसे हमें लंबे समय के लिए भूल जाना पड़ता है। तो बात यहाँ गाढ़ी कमाई की है। तो ऐसी गाढ़ी कमाई को जब हम कहीं और सौंपते हैं, किसी और को सौंपते हैं, तो वहाँ सेफ्टी की बात आती है। और ऐसे ही सेफ्टी को देखने के लिए हमें लंबे समय में एक सेफ्टी लेवल, जिसको हम लोग इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कहते हैं, वो फाइंड आउट करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी लेवल को हम लोग सेफ्टी मान करके उस स्टॉक में निवेश करते हैं और ऐसा मानते हैं कि जब तक इस लेवल के ऊपर ये स्टॉक का प्राइस बना हुआ है तब तक हम बिल्कुल सेफ़ हैं, ये स्टॉक कहीं नीचे जाने वाला नहीं है। ये जिस तरह से अब तक ऊपर आता रहा है आगे भी ये निरंतर ऊपर चलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अभी तक फंडामेंटल रेशियोज देख लिया है। अब हम लोग चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ और उसके बाद थोड़ा सा एक झलक हम लोग इसके वेबसाइट पर चलेंगे, जहाँ पर देखेंगे इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या वहाँ दिखाए गए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए, बहुत सारे डिटेल में अगर जानकारी चाहते हैं तो आपको वेबसाइट पर जाना चाहिए। वहाँ पर आपको उसके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में, उसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो आने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में, कहाँ क्या करने वाले हैं, ये सारी जानकारी जो है आपको वेबसाइट के माध्यम से मिल जाता है। तो फिलहाल हम संक्षेप की बात कर रहे हैं, संक्षेप में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो संक्षेप में ही अभी तक हमने फंडामेंटल इश्यूज देख लिया है। अब संक्षेप में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखेंगे। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ हमारे सामने ओपन हो गया है और हमारे सामने जो डाटा उपलब्ध है वो 2018 से लेकर के 2024 तक का डाटा यहाँ पर उपलब्ध है। और यहाँ पर हम जो कॉलम देख रहे हैं सेल्स का, वो सबसे ऊपर है। उसके बाद यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख रहे हैं। फिर सबसे नीचे आएंगे तो नेट प्रॉफिट देख रहे हैं। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, वो है सेल्स की। तो सेल्स अगर हम देखें तो सेल्स 2018 में 3918 करोड़ था, जो बढ़ करके 2024 में 9265 करोड़ हो गया। तो 2018 से 24 की अगर हम बात करें तो महज 6 साल में ये स्टॉक जो है अपने सेल्स को करीब करीब 2.5 से 3 गुना ग्रो कर चुका है। वहीं अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 778 करोड़ थी 2018 में, जो बढ़ करके 2024 में 2326 करोड़ हो गई है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 2.5 से 3 गुना तक का, ये कह सकते हैं कि 3 गुना का यहाँ भी हमें ग्रोथ देखने को मिला है। तो सेल्स में हमें 2.5 से 3 गुना का ग्रोथ देखने को मिला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें 3 गुना का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो नेट प्रॉफिट 694 करोड़ था 2018 में, जो बढ़ करके सीधा 1823 करोड़ हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 694 करोड़ से 2019 में इनका प्रॉफिट थोड़ा लो हो गया था, 514 करोड़, लेकिन फिर 2020 में 958 करोड़ हो गया, 2021 में 1084 करोड़ हो गया, 2022 में 1389 करोड़ और 2023 में 1248 करोड़। उसके बाद 2024 में अब तक का सबसे बड़ा डाटा नेट प्रॉफिट में, सबसे बड़ा प्रॉफिट जो हुआ है वो 2024 में हुआ 1823 करोड़। यानी कि नेट प्रॉफिट में भी अगर हम देखें तो 2018 से लेकर के 2024 तक में इन्होंने 3 गुना तक का रिटर्न बनाया है, मतलब 3 गुना तक ग्रो किया है अपने प्रॉफिट को। तो यहाँ पर हमने सेल्स देखा, सेल्स में भी 3 गुना तक का ग्रोथ देखने को मिला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 3 गुना का ग्रोथ देखने को मिला। वहीं इन दोनों के अलावा नेट प्रॉफिट में भी 3 गुना का ग्रोथ देखने को मिला है। तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देख लिया, जिसमें हमने सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट तीनों को कवर किया है। अब बारी आती है इस स्टॉक के प्राइस चार्ट की। तो इस स्टॉक के प्राइस चार्ट को देखने से पहले हम थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा इसके वेबसाइट पर चलेंगे और वहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर क्या कुछ इमेजेस दिख रहे हैं इनके प्रोडक्ट्स के, इनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के, या फिर ये इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ देखने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, और अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर कोई भी हमारे मित्र जाना चाहते हैं तो वो स्वयं वेबसाइट पर जा कर के तरह तरह की चीज़ें, इन सारी चीज़ों जिनका मैंने चर्चा किया है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आप अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं वेबसाइट पर। तो ये मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड का वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर आप तरह तरह के इनके प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं। जैसे देखिए, आपको यहाँ पर कुछ इस तरह के इमेजेस दिखेंगे इनके प्रोडक्ट्स के, इनके प्रोजेक्ट्स के। आप ज़रूर आना इनके वेबसाइट पर। मैं तो कहूँगा जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी इसके शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं,
वो ज़रूर इनके वेबसाइट पर एक बार विज़िट करेंगे। और यहाँ पर ऊपर सारे सेक्शन दिए हुए हैं, जिस सेक्शन में भी आप जा कर के देखना चाहें उस सेक्शन में आप जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टर्स रिलेशनशिप है, यहाँ पर आप बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 46 ऑफ सेबी लोडर, फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट, पोस्टल बैलट, इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, शेयर होल्डर इन्फॉर्मेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी कॉन्टैक्ट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें आप इनके वेबसाइट पर आकर के चेक कर सकते हैं। वहीं अगर कंपनी की हम बात करें तो यहाँ पर इनके बहुत सारे मैनेजमेंट हैं, प्रोडक्ट्स हैं, इनके बारे में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा हम लोग प्रोडक्ट्स पर एक नज़र डालेंगे तो देखो इस तरह के, ये फार्मा कंपनी है तो इस तरह के प्रोडक्ट्स आपको इनके वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इनके वेबसाइट पर देखने के लिए आपको इनके वेबसाइट पर आना पड़ेगा और इनके वेबसाइट पर अलग अलग सेक्शन में जाकर के अलग अलग चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये था मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड का वेबसाइट। अब हम लोग चलेंगे यहाँ से चार्ट पर, और चार्ट पर जा कर के जो इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा, तो चार्ट पर जा कर के हम लोग शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, ये तीनों टर्म में रेजिस्टेंस और सपोर्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। और इस सेक्शन में, यानी कि चार्ट वाले सेक्शन में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, ज़रूर ध्यान से उसके लेवल को देखिएगा जो मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, और यही लेवल आपको लॉन्ग टर्म के लिए काम करेगा। तो दोस्तों, मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड का चार्ट यहाँ पर हमने खोल लिया है, और यहाँ पर हम देखेंगे, जैसा कि हमने मार्केट में छोटी सी गिरावट देखी थी, तो इस गिरावट का असर इस स्टॉक पर भी थोड़ा सा पड़ा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक शॉर्ट टर्म में एक छोटा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो 2750 से 2775 का है, ये रेजिस्टेंस लेवल। तो ये हो गया एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल छोटी अवधि के लिए। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म का जो हमारा अवधि होता है वो होता है 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स। तो 3 से 6 महीने के लिए अगर इस स्टॉक में हमें निवेश करना है तो जब ये जो रेजिस्टेंस है, लेवल है, उसके ऊपर जब निकल जाए तो कहाँ निवेश करना है, एबव 2750 के ऊपर ये स्टॉक निकल जाए तब हमें इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहिए, एंट्री करनी चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इसके सपोर्ट लेवल पर होगा। तो सपोर्ट लेवल हमारा कहाँ निकल करके आ रहा है, सपोर्ट लेवल हमारा निकल करके आ रहा है 2400 के लेवल पर। तो 2400 का लेवल जो है वो सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहा है। इसको 2400 का लेवल सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहा है, और इसी को हम लोग अपना स्टॉप लॉस भी रखेंगे। और ये इनिशियल रेजिस्टेंस है जहां पर रेजिस्टेंस बार बार ये स्टॉक फेस कर रहा है। तो जब ये स्टॉक इसके ऊपर निकल जाएगा, 2750 के ऊपर निकल जाएगा, तो हम इस स्टॉक में इमीडिएट एंट्री बनाएंगे। और जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो होगा 3000 का, और इसी को हम लोग टारगेट भी एज्यूम कर सकते हैं। तो 3000 के लेवल जैसे ही इस स्टॉक में देखने को मिले, हम शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक से बाहर निकल जाएंगे। अगर हम शॉर्ट टर्म यानी कि 3 से 6 महीने के लिए इस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो 2750 के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकले, अपना क्लोजिंग दे दे जिस दिन भी, उस दिन हम इस स्टॉक में निवेश करेंगे, एंट्री करेंगे। और एंट्री करने के बाद 3000 के अगले रेजिस्टेंस का हम इंतजार करेंगे, और 3000 पर जैसे ही स्टॉक पहुंचेगा हम इस स्टॉक से एग्जिट कर जाएंगे। और वहीं नीचे की तरफ जो हमारा सपोर्ट है वो 2400 का सपोर्ट है, जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इस सपोर्ट को फिलहाल थोड़ा सा तोड़ना मुश्किल हो सकता है इस स्टॉक के लिए। फिर भी हम अपनी सेफ्टी के लिए स्टॉप लॉस लेंगे, क्योंकि हमारा जो समय अवधि है वो लिमिटेड है, केवल 3 से 6 महीने के लिए है। और इस 3 से 6 महीने में अगर ये स्टॉक 2400 को तोड़ देता है तो हम अपने लॉस को यहाँ से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। 2400 के नीचे अपने सौदे को जो भी लॉस हो रहा है उसको काट के घर चले जाएंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। तो ये था शॉर्ट टर्म में हमारा ओपिनियन। अब हम लोग बात करेंगे मिड टर्म के लिए कि मिड टर्म में क्या कर सकते हैं। तो आइए मिड टर्म की भी हम बात कर ले। तो फिलहाल इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो अगर मिड टर्म की बात करें
मिड टर्म में जो समय अवधि होता है वो होता है 1 ईयर्स टू 2 ईयर्स। 1 से 2 साल के लिए अगर हम मिड टर्म में से स्टॉक में निवेश करें तो हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होगा उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो देखो, अगर 1 से 2 साल के लिए हम इस स्टॉक में एंट्री कर रहे हैं तो इस स्टॉक का सपोर्ट जो होगा वो 2120-30 के आसपास होगा। और इस लेवल पर, ये वाला जो लेवल है, इस लेवल पर हमें अपना स्टॉप लॉस रखना होगा। और ये लेवल जो है वो 2130 से 2150 हो सकता है। इसको जब आप खुद से अपने चार्ट पर देखेंगे तो आप जूम करके ज़रूर इस लेवल को आइडेंटिफाई कीजिएगा, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, गौर से आप देखिएगा, एक बड़ी सी कैंडल बनी है और इसी कैंडल ने इस लेवल को तोड़ा था। और इस लेवल को तोड़ने के बाद यहाँ पर उसके बाद एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनने लगी थी। और ये लेवल ही वो अहम लेवल है जिसको इस स्टॉक ने एक बड़ी वॉल्यूम वाली कैंडल के साथ ब्रेक किया था। उसके बाद लगातार इसने वॉल्यूम के साथ बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाया था। और अभी आप देखेंगे कि इस लेवल से काफ़ी ऊपर 2680 के लेवल पर मैनकाइंड लिमिटेड का प्राइस चल रहा है। तो हम जब 1 से 2 साल के लिए स्टॉक में एंट्री करेंगे तो हमारा जो लेवल है, सेफ्टी लेवल जिसको हम सपोर्ट लेवल कहते हैं, वो 2130 से 2150 का होगा। और इसी को हम लोग अपना स्टॉप लॉस मानेंगे। स्टॉप लॉस इसलिए क्योंकि ये लिमिटेड पीरियड के लिए हम लोग निवेश कर रहे हैं, इसलिए स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 3350 का होगा, यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 3350 का होगा। और 3350 के लेवल पर, इसी को हम टारगेट भी कहेंगे, और 3350 के लेवल पर जैसे ही ये स्टॉक का प्राइस हमें दिखाई देगा, हम बिल्कुल अपने सौदे को काट देंगे। जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसको लेकर घर चले जाएंगे। और जब ये स्टॉक का प्राइस नीचे आने लगेगा, तो इस लेवल तक हम जरूर वेट करेंगे। और जैसे ही ये लेवल टूटेगा, इस लेवल के नीचे हम अपने पोजीशन को, अपने सौदे को स्क्वायर ऑफ कर देंगे और जो भी हमें नुकसान हो रहा होगा उसे लेकर घर चले जाएंगे। इससे ज़्यादा और नुकसान हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो होल्डिंग पीरियड है वो लिमिटेड है। ज़्यादा अगर हम इसमें बने रहेंगे तो हमारा नुकसान बढ़ सकता है, इसलिए हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। क्योंकि इस लेवल को तोड़ने के बाद इस स्टॉक में रिस्क बढ़ जाएगा, तो हमें अपने रिस्क को बढ़ाना नहीं है। तो मिड टर्म में इस स्टॉक में अगर एंट्री करनी है तो बेशक जो करंट मार्केट प्राइस है उस लेवल पर हम एंट्री कर सकते हैं। और एंट्री करने के बाद जो हमारा स्टॉप लॉस 2130 से 2150 का होगा, और रेजिस्टेंस यानी कि जो हमारा प्रॉफिट टारगेट है वो 3350 का होगा, जो 1 से 2 साल में हमें मिलने की उम्मीद है। तो ये था हमारा मिड टर्म पर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बातें जो मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में कहता रहता हूँ वो है लॉन्ग टर्म की। तो चलिए थोड़ी बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। तो आइए अब हम लोग लॉन्ग टर्म के बारे में जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमें इसमें क्या करना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पोर्टफोलियो के लिए ये सबसे बेहतरीन स्टॉक है, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये स्टॉक। इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी हमने आपसे जिक्र किया, और फंडामेंटल रेशियोज़ का भी हमने आपसे जिक्र किया। और अब अगर चार्ट की हम बात करें तो आप देखेंगे कि ये स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है तब से ये स्टॉक लगातार अपने ट्रेंड को अप मोड में करके रखा हुआ है। लगातार ये स्टॉक बढ़ता जा रहा है। पिछले साल इस स्टॉक का प्राइस दिसंबर में करीब 2000 था, वो भी काफ़ी चढ़ करके 2000 हुआ था। और अब देख रहे हैं कि दिसंबर आने वाला है 1.5 महीने में, और अभी इसका प्राइस जो है 2680 है। तो इतना अच्छा रिटर्न, ऐसे ही स्टॉक्स में हमें निवेश करना है। ऐसे ही स्टॉक्स को हम ढूंढ कर लाते रहते हैं, अपने वीडियोस में उसके बारे में बातें करते रहते हैं। ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाने के लिए, ऐसे स्टॉक्स जो 10 साल में 10 गुना से 100 गुना तक का रिटर्न दे, ऐसे स्टॉक्स को हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और उसको वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में भी उसे हम लाने का काम करते हैं। तो ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और समय रहते समय पर बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। तो चलिए, बातें बहुत हुई, लॉन्ग टर्म पे भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म में मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूं कि किसी भी तरह का लिमिटेड
होल्डिंग पीरियड नहीं होता है, लेकिन मिनिमम एक लिमिटेड पीरियड होता है, वो है 10 ईयर्स का। हमें जब भी लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म का मतलब 10 ईयर्स टू 15 ईयर्स, और उसके बाद आप जितना चाहे उस स्टॉक को जितने सालों तक रखें, वो जितना ज़्यादा हम स्टॉक को रखेंगे उतना ज़्यादा हमें अपने प्राइस के ग्रोथ के साथ साथ डिविडेंड का भी फ़ायदा लंबे समय में मिलता रहेगा। तो 10 से 15 सालों के लिए अगर इस स्टॉक में निवेश करते हैं तो ये एक बेहतरीन स्टॉक है, मल्टी बैगर साबित हो सकता है आने वाले समय में। और इसका अगर हम सपोर्ट लेवल की हम बात करें, जिसके नीचे इस स्टॉक का जाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, उसके नीचे स्टॉक अगर गया तो लंबे समय तक ये स्टॉक दबाव में रह सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम इस स्टॉक से स्विच करके कोई इससे अच्छे स्टॉक्स में, जिनका दिन दुनिया अच्छा चल रहा हो, जिनमें बाइंग अच्छी आ रही हो, जिसमें लगातार म्यूचुअल फंड्स और होल्डिंग कंपनियां लगातार इन्वेस्ट कर रही हों, ऐसे कंपनियों में हम स्विच कर सकते हैं। तो वैसी ही कंपनी ये भी है, लेकिन कभी भी किसी भी कंपनी का रीड खराब हो सकता है और ऐसे कंडीशन में वो क्या करेगा, अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देगा। और जब अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर नीचे उस सपोर्ट लेवल के नीचे सीधा खाई है, उस खाई में अगर नहीं जाएगा तो खाई में उगे किसी न किसी टहनी में फंसा रहेगा, ना वो ऊपर जाएगा ना वो नीचे आएगा। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे स्टॉक से स्विच कर जाना ही बेहतर होता है। तो फिलहाल हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करते हैं, और इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो है 1750 का। 1750 के लेवल पर ये स्टॉक जब तक हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि 1750 के लेवल से ऊपर ये स्टॉक जब तक हमें दिखाई दे रहा है, तब तक हम इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल सेफ हैं। और 1750 के नीचे जैसे ही स्टॉक नीचे आए, इस स्टॉक से हमें एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ये स्टॉक या तो और नीचे चला जाएगा या फिर इसी लेवल के नीचे रेंज बाउंड, इसी लेवल के नीचे घूमता फिरता रहेगा। या तो थोड़ा सा इसके ऊपर जाएगा या फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, लेकिन इस लेवल से बहुत ज़्यादा दूर, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ पाएगा। इसके उड़ान में दीमक लग जाएगा कुछ सालों के लिए। फिर जब इसके कंपनी के मैनेजमेंट में कुछ बदलाव होगा, सेल्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे, तब जाकर के इस स्टॉक में कहीं ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में जब ये कोई भी स्टॉक मेरे द्वारा बताए गए इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर दे, तो उस कंडीशन में उस स्टॉक से स्विच कर जाना चाहिए। और स्विच करने के बाद कोई अन्य बहुत सारे कंपनी हैं मार्केट में, बहुत सारे कंपनीज लिस्टेड हैं, उसके स्टॉक्स में हमें स्विच कर जाना चाहिए। और ये जो इम्पॉर्टेंट लेवल है ये समय के साथ साथ चेंज भी होता रहता है। तो जब चेंज होगा तो ऐसे वीडियो के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इसका सपोर्ट लेवल पहले 1750 था, अब इसका सपोर्ट लेवल बढ़ करके इतना हो गया है। ये सारी चीज़ें मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहता हूँ। तो दोस्तों, अभी तक इस वीडियो में हमने फंडामेंटल रेशियोज़ देखे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखे जो ईयर ऑन ईयर बेसिस था, फिर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि चार्ट पर आकर के शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म पर अपनी ओपिनियन रखी, क्या रेजिस्टेंस हो सकता है, क्या सपोर्ट हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दे। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो पहले से मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे चैनल वीडियो को देख रहे हैं, उनको आने वाले समय में इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे और इससे भी अच्छी अच्छी जानकारी भी मिलती रहेगी। तो आज इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए स्टॉक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।